हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। F.W. टेलर ने हमें 8 साइंटिफिक टेक्निक्स दी है, जिसमें से फर्स्ट है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, फोर्थ है हमारी टाइम स्टडी, फिफ्थ है मोशन स्टडी, सिक्स्थ है फेटिक स्टडी, सेवन्थ है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम और एट्थ हमारे मेंटल रेवोल्यूशन। देखिए बेटा, जो ये हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं ये हमें किसने दी है? हमें F.W. टेलर ने दी है। तो बहुत सारे बच्चों का ये हमेशा रहता है कि मैम हमें सब कुछ समझ में आ जाता है पर हमें पता नहीं चलता कि हमें क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो देखिए बेटा, जब क्वेश्चन आपका आ जाए कि राइट डाउन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये टेक्निक्स किसने दी है? F.W. टेलर ने दी है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और उसके बाद आप उन टेक्निक्स का एक चार्ट बना देंगे या फिर आप कह सकते हैं एक डायग्राम बना देंगे, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको उन 8 टेक्निक्स के बारे में मालूम है। उसके बाद एक एक टेक्निक को डिफ़ाइन करके उसके बारे में लिख के एंड में आप कंक्लूज़न भी लिखेंगे कि इन टेक्निक्स का हम कैसे मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेक्निक्स। सो F.W. Taylor has given the following techniques for implementing the principles of scientific management। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए F.W. टेलर ने कितनी टेक्निक्स दी है? 8 टेक्निक्स दी है। तो हमारी फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। देखिए, टेलर ऐसा बोलना चाहता है कि जो हमारा काम है उसको हमेशा कौन करे? एक स्पेशलिस्ट ही करे, क्योंकि F.W. टेलर बात करता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें वो बताता है कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं चलना है, हमें किस मेथड से चलना है? बेस्ट मेथड से चलना है। तो बेस्ट मेथड का मतलब क्या है कि अगर कोई काम स्पेशलिस्ट करेगा तो इजीली हो जाएगा और उसमें जो है एफिशिएंसी भी आएगी और रिसोर्सेज का वेस्ट भी नहीं होगा। तो यही इसमें बात की गई है फंक्शनल फॉर्मेनशिप की टेक्निक में, कि जो भी कोई काम है वो कौन करे? कि स्पेशलिस्ट ही करे। उसने 2 फंक्शन बताए हैं, एक तो बताया है प्लानिंग फंक्शन, दूसरा बताया है उसने प्रोडक्शन फंक्शन। तो उसने बताया इन दोनों फंक्शन को हम अलग अलग रखें और इनके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट भी हो। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में F.W. टेलर कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके अंडर काम करें? सुपरविज़न में काम करें। और वो सुपरविज़न किसकी? 8 एक्सपर्ट फॉरमैन की। कहने का मतलब ये है कि उसने 2 बताया कि हमारे 2 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन। उनको अलग अलग रखना है और हर फंक्शन के लिए क्या होने चाहिए? सेपरेट हमारे स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो उसने एक टोटल 8 स्पेशलिस्ट पर्सन्स की बात की है, जिनके अंडर में रह के एक पर्सन को काम करना चाहिए। देखिए, इस चार्ट के थ्रू आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। मान के चलिए एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसने क्या किया है? एक प्लानिंग ऑफिसर हो गया है और एक हमारा प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर को हमने किस में डिवाइड कर दिया? एक प्लानिंग ऑफिसर में और एक प्रोडक्शन ऑफिसर में। तो देखिए, जो प्लानिंग ऑफिसर है वो अलग काम करेगा और जो आपका प्रोडक्शन ऑफिसर है वो अलग काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग ऑफिसर में भी 4 स्पेशलिस्ट होंगे और आपके प्रोडक्शन ऑफिसर में भी 4 स्पेशलिस्ट होंगे। उसमें पहला जो प्लानिंग ऑफिसर होगा उसमें होगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? रूट बताता है कि किस तरह से हमें कौन से रूट पे जाके काम करना है। ये वो रूट नहीं है बस का रूट नहीं, ये रूट मीन्स कि जैसे कोई मान के चले वर्कर है तो उसको बताना कि आपको किस वे में काम करना है। दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ये स्पेशलिस्ट क्या करता है? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको कैसे, कितने टाइम पर, किस किस तरह से काम करना है। फिर आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो क्या नोट डाउन करता है कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है किसी भी काम को करने के लिए। फिर आपका फोर्थ आता है डिसिप्लिन ऑफिसर, जो ये चेक करता है कि हाँ काम ठीक से डिसिप्लिन के अंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर
इधर प्रोडक्शन ऑफिसर में भी 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। पहला होता है आपका गैंग बॉस, फिर आपका होता है स्पीड बॉस जो आपकी स्पीड चेक करता है। दूसरा होता है रिपेयर बॉस जो क्या करेगा, रिपेयरिंग से रिलेटेड काम चेक करेगा कि कहीं कोई मशीन ख़राब हो गई है या फिर कहीं कोई इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे ठीक करेगा। फिर आपका आ जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है कि जो वर्कर हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से फंक्शनल फॉरमैनशिप बात करता है 8 स्पेशलिस्ट की, जो 4 तो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, प्लानिंग से, और 4 हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन से। वैसे तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है कि हाँ हर किसी चीज़ को अलग अलग स्पेशलिस्ट करें, बट लेकिन बेटा ये डेली लाइफ में अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यूज़ इस टेक्निक का नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो आपके हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कमांड। वो ये कहता है कि एक पर्सन को एक ही बॉस से कमांड मिले, बट लेकिन यहाँ पर क्या है 4 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे एक प्लानिंग का और 4 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे प्रोडक्शन के। तो अगर एक पर्सन 4 या 8 लोगों से कमांड लेगा तो वायलेशन हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का। इसलिए कहा जाता है कि इस जो आपकी टेक्निक है इसको आज हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। फिर बात कर लेते हैं सेकंड टेक्निक की। सेकंड टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, काम को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अबाउट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, और जो वो स्टैंडर्ड आप फिक्स करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, आप साइंटिफिक वे में आप स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, नहीं, देखना भी है कि प्रैक्टिकली वो 100 यूनिट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सो दीज स्टैंडर्ड्स में बी कंसर्न विद यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, टाइम, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यूज़ ऑफ मशीनरी, वर्किंग कंडीशन। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं हमारे कौन, स्टैंडर्ड, कि हम स्टैंडर्ड किस बेस पे हम फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी टास्क को, काम को सिंप्लीफाई कर देना, और वो कैसे होगा, जब हम उसको लिमिट कर देंगे किसी भी काम को। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपने बहुत सारे काम एक साथ ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट वर्क हो जाएगा। बट लेकिन स्टेप वाइज चल रहे हैं काम का, अगर आपने उसको डिवीज़न कर दिया है, उसका साइज़, उसका टाइप, वेराइटीज़, डिग्रीज, इन सब चीज़ों को कम कर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अपना काम सिंप्लीफाई करेंगे। So it refers to limiting the type, size, varieties, degrees और quality of the product। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो अननेसेसरी वेस्टेज हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको हम कम कर सकें। देखिए बेटा, किसी किसी बुक में जो आपकी टेक्निक्स हैं वो 8 और 9 भी दे रखी हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन को अलग अलग काउंट किया है। क्योंकि मैंने एक साथ काउंट किया है इसलिए मेरी टेक्निक्स कितनी हैं, 8 हैं। तो पुराने टाइम से 8 ही चलती आ रही है, इसलिए मैंने आपको 8 ही टेक्निक्स बताई है। तो अब देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का क्या फ़ायदा है। मीन्स अगर हमने काम को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा। पहला तो क्या होगा कि क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड क्वालिटी पता चल जाएगी हमें कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसके फीचर्स जो है उसका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमें किसका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। हमें पता चल जाएगा कि जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड। अगर हमने मान के चले एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और उस स्टैंडर्ड के अंडर अगर कोई पर्सन काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, जैसे आपने टारगेट सेट किया 60 यूनिट्स बनाने पर डे। अगर कोई पर्सन 60 से ज़्यादा बना लेता है तो वो एफिशिएंट कहलाएगा, 60 बना लेता है तो वो एवरेज कहलाएगा, और 60 से कम बनाएगा तो वो इनएफिशिएंट वर्कर कहलाएगा। तो इससे फ़ायदा हो जाता है कि हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं तो हम एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से कैटेगराइज कर पाते हैं कि कौन सा एफिशिएंट वर्कर है और कौन सा एफिशिएंट वर्कर नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इससे अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक ही तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाना, उनका साइज़ बढ़ाना, कम करना, ठीक है। इसके अलावा आप ये मान सकते हैं कि उनका टाइप्स अलग अलग करना, तो उनको हम क्या कर देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं ताकि जो है अननेसेसरी वेस्ट हम बचा सकें। इसके अलावा अगर हम लिमिटेड थिंग्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव होगी। फिर इसके साथ साथ
क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन, यानी कि कम हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खर्चा कम हो जाएगा और साथ ही साथ हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम अपनी थर्ड स्टडी की, जिसका नाम क्या है, मेथड स्टडी। तो ये हमारी थर्ड टेक्निक है। मेथड स्टडी में क्या है, मेथड स्टडी ये बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या ढूंढना है, एक बेस्ट वे ढूंढना है काम को करने के लिए। ठीक है, इसके लिए वो कहता है कि क्या करना चाहिए मेथड स्टडी में, हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को से गो थ्रू होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा मेथड है जो ऑल्टरनेटिव्स में बेस्ट है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और मिनिमम कॉस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखें किसी भी काम को करने के लिए और उसमें से बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और आपका कॉस्ट मिनिमम रहे, जिससे कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें किसका, रिसोर्सेज का। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे या बेस्ट मेथड ढूंढ सके। इसके बाद हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो और कॉस्ट भी हमारा कम हो। इसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट सेल करें वो कैसे हो, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। तो ये सब किस में आ जाता है बच्चा, हमारे मेथड स्टडी में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी फोर्थ टेक्निक, जिसका नाम क्या है, टाइम स्टडी। तो टेलर क्या कहता है कि हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि किस तरह से टाइम से हम काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू टेलर हमें हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बांध देना चाहिए और वो जो आपका स्पेसिफिक टाइम है वो आपका अजम्पशन पे बेस्ड ना हो, वो आपका एक्सपीरियंस पे बेस्ड ना हो, बल्कि किस पे बेस्ड हो, साइंटिफिक फेज में बेस्ड हो। मीन्स आप किसी भी काम को करने के लिए अगर आप टाइम लिमिट बनाते हैं तो वो एक तुक्का नहीं होना चाहिए, अजम्पशन नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, so this specific time should be determined as average standard time required to perform that फंक्शन। जैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आप स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं तो आप देखें कि वो एवरेज स्टैंडर्ड हो ताकि हर कोई जो इंसान है वो कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो फिक्स कर दिया या फिर टाइम्स बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कर दिया, तो इस वजह से दोनों ही सूरतों में काम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या फिक्स करना चाहिए, जो हम टाइम स्टडी में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एवरेज स्टैंडर्ड टाइम हो ताकि ना तो वो ज़्यादा हाई हो और ना ही ज़्यादा लो हो। अगर हम टाइम फिक्स करते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं टाइम स्टडी के, तो फर्स्ट आ जाता है कि हम एक एवरेज टाइम निकाल पाते हैं ताकि हमें पता चले कि कोई काम करने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कि जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हैं बोर्ड के, तो जो एग्ज़ाम देते हैं वो एक अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंट बच्चा है जो बहुत अच्छे से लर्न है, जिसको बहुत अच्छे से वो कर पाता है, तो मैक्सिमम 2.5 घंटे में, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लेता है। तो वो जो अगर चाहें तो बोर्ड वाले क्या करें, 2.5 घंटे का टाइम कर दें, नहीं, वो क्या करते हैं एक एवरेज बच्चे को लेके चलते हैं, देखते हैं कि एक जो नॉर्मल बच्चा है वो एक पेपर को कितनी देर में कर पाता है, वो उसको 2 आवर्स 50 मिनट्स 55 मिनट्स में कर पाता है, तो उसको 3 आवर्स का टाइम दे दिया जाता है। जबकि एक बिलो एवरेज बच्चा है वो इसी पेपर को करने के लिए 3.5 आवर्स 4 आवर्स भी ले सकता है। तो क्या हम अपना टाइम बढ़ा के 4 घंटे कर दें, नहीं, तो हमें क्या फिक्स करना होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना होता है। तो वो हम किस बेस पे करते हैं, टाइम स्टडी बेस पे करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं। फिर हम परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं इससे एम्प्लॉयज़ की, जैसे स्टूडेंट की कर लेते हैं हम, टू डिटरमाइन वेज रेट, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रेम्यूनरेशन में ये मदद करता है हमारे, ताकि हम वेज रेट डिसाइड कर सकें, खर्चा देख सकें कि कितना होगा, और इसके अलावा हम क्लासीफाई कर सकें एम्प्लॉयज़ को कि कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ टेक्निक है उसका नाम है मोशन स्टडी। देखिए बच्चा, मोशन स्टडी किससे रिलेटेड है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कितनी बार मूवमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मोशन स्टडी इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, ठीक है।
टू कंप्लीट एनी टास्क विद एफिशिएंसी। किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, कितनी बार हमें मूवमेंट करनी पड़ती है ताकि वो मिनिमम मूवमेंट, ताकि वो जो काम है वो एफिशिएंटली हो सके। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये सोचा जाता है कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आए, इफ़ेक्टिवनेस आए, ताकि हम अननेसेसरी और इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। कैसे? देखिए बच्चा, मान के चलिए आपका एक वर्कर है, ठीक है, वो मशीन पे काम कर रहा है। अब उस मशीन में जैसे मान के चलिए वो नोटबुक्स ही बना रहा है, नोटबुक्स का जो बंडल है, मतलब पेपर है जो, उससे वो क्या बना रहा है, नोटबुक्स बना रहा है। तो वो जो बंडल है वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो बार बार उस बंडल को उतनी दूर से लाता है, फिर कटिंग करता है, फिर दोबारा लाता है, फिर कटिंग करता है, फिर दोबारा लाता है, फिर कटिंग कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रही है वर्क में। कैसे? वो तो बेचारा अपना काम पूरा अच्छे से कर रहा है, पर इनएफिशिएंसी क्या हो रही है कि अगर वो बंडल इतनी दूर ना रखा होकर मशीन के पास रखा होता तो उसको बार बार मूवमेंट करने की नीड नहीं होती, और वो क्या करता, वहाँ से बंडल उठाता और नोटबुक की कटिंग ईजिली कर पाता। तो यही किया जाता है मोशन स्टडी में। देखा जाता है कि जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है उनको कट डाउन कर दिया जाए, ताकि जो काम है वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली किया जा सके। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए बच्चा, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन रिक्विजिट एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट द टास्क इन अ साइंटिफिक वे। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना है, साइंटिफिक वे में काम करना है, ठीक है। एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव, इनएफिशिएंट एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको इस तरीके से जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसको मैनेज करना है, ताकि जो इनएफिशिएंट एक्टिविटीज़ है उनको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके बाद डेवलप रिक्वायर्ड टूल्स, मशीन एक्सेट्रा टू कंप्लीट द टास्क एफिशिएंटली। और जब आपको लगता है कि अगर कोई आपकी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको हटाने के लिए क्या करते हो, आप कोई टूल्स यूज़ करते हो, कोई मशीन यूज़ करते हो, ताकि आपके काम में एफिशिएंसी बनी रहे। जैसे मैंने बताया, वो इतनी दूर से लेकर आता था बार बार बंडल, उसके बंडल को लाके पास में ही रख दिया ताकि उसको बार बार राउंड ना लगाने पड़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी 6th टेक्निक की, जिसका नाम है फेटिग स्टडी। फेटिग का मतलब होता है बच्चा थकावट होना। तो जब हम किसी भी काम को कंटिन्यूसली करते हैं तो हमें क्या फील होती है, थकावट फील होती है, ठीक है। तो उसी थकावट को स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाया है, फेटिग स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, जब कोई काम हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो हमें थकावट फील होती है, तो हमें ब्रेक चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि लंच ब्रेक भी होता है और साथ साथ टी ब्रेक भी होता है हर 2 आवर्स के बाद। तो 2 आवर्स के बाद टी ब्रेक की क्या नीड है? देखिए, लंच में तो कहते हैं हम लंच कर लेते हैं, तो टी ब्रेक की क्या नीड है? तो टी ब्रेक की इसलिए नीड होती है बच्चा कि अगर हम मेंटली या मान के चलिए फिजिकली कोई काम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं तो हमें थकावट फील हो जाती है। तो उस थकावट को दूर करने के लिए 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का रेस्ट चाहिए होता है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज में टी ब्रेक का नाम दे दिया जाता है। अगर वो रेस्ट हम नहीं देते हैं तो जो एम्प्लॉय होता है वो अंदर से थकावट फील करने लगता है, और वो जो काम करता है उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। बट स्टडी में देखा गया कि फेटिग स्टडी में देखा गया कि अगर हम किसी पर्सन को हर 2 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद थोड़ी देर का रेस्ट दे देते हैं तो फिर से क्या करता है, अपने काम में बहुत अच्छे से कर पाता है। जैसे अगर आपके टीचर की बात करी जाए तो अगर उसे कंटिन्यूसली लेक्चर दिए जाते हैं तो एक टाइम बाद वो 7th और 8th लेक्चर में थक जाती है, उससे और ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये रियलिटी है कि हाँ, एक टाइम बाद उसे लगता है कि बस 8th लेक्चर है, इसके बाद एनर्जी डाउन हो जाती है। बट वहीं अगर उसको रेस्ट दे दिया जाता है एक लेक्चरर को कि हाँ 3 लेक्चर्स के बाद आपका एक लेक्चर फ्री होगा या 4 लेक्चर्स के बाद, तो उसकी जो थकावट है वो थोड़ी कम हो जाती है और फिर से उसमें एनर्जी आती है ताकि वो काम अच्छे से कर सके। तो इसी से रिलेटेड है हमारी फेटिग स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, फेटिग स्टडी इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन वेरियस रेस्ट ब्रेक्स गिवन द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्क एंड ऑल्सो विद द स्पान ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ रेस्ट ब्रेक्स। कहने का मतलब ये है, एक तो ये पता करना कि कितने टाइम बाद हम एक इंसान को रेस्ट की नीड होती है और कितनी देर के रेस्ट की नीड होती है। जैसे भी मैंने बताया 5 to 10 मिनट्स, कहीं कहीं लंच के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, 1 आवर मिलता है, तो उस चीज़ की बात भी इसमें की गई है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो फर्स्ट है डिटरमाइन द स्पान ऑफ रेस्ट टाइम टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। ये चेक करना कि भाई कितनी देर का रेस्ट एम्प्लॉयज़ को देना है, कितने ब्रेक में देना है, मतलब कितने टाइम पीरियड बाद देना है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, और उसके बाद ताकि क्या बनाए रखें हम, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनाए रखें किसकी, वर्कर्स की।
लास्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है कि मतलब एक इंसान जैसा काम कर रहा है, जितने पीस बना रहा है मान के चलिए, उसके हिसाब से उसको सैलरी या फिर वेजेस देना। देखिए हमने बात की है कि एफडब्ल्यू टेलर लोअर लेवल पे बात करता है, लोअर लेवल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, तो उसी से रिलेटेड है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है, देखिए कहा जाता है कि अगर कोई वर्कर मान के चलिए एफिशिएंटली काम करे और उसको सेम सैलरी मिले, और एक वर्कर है इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसको भी सेम सैलरी मिले, तो जो एफिशिएंट वर्कर है वो डीमोटिवेट हो जाता है ये सोच के कि क्यों, मैं तो जितना मर्जी काम कर लूँ, मुझे तो उतनी सैलरी मिलनी है जितनी इसको मिलनी है, तो मैं इतने अच्छे से काम क्यों करूँ। ठीक है, तो वो उसके अंदर डीमोटिवेशन आ जाएगा। तो उस डीमोटिवेशन को दूर करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो वर्कर्स हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग क्या देनी चाहिए, सैलरी पे करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने 3 कैटेगरीज में बांट दिया वर्कर्स को, एफिशिएंट वर्कर्स, एवरेज वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो कहा गया कि जो एफिशिएंट वर्कर है अगर वो काम करेगा तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, एवरेज को एवरेज के हिसाब से मिलेगी, और जो इनएफिशिएंट है उसको कम मिलेगी। तो होगा क्या, एग्जांपल के लिए मान के चलिए किसी कंपनी ने कहा कि आपको एक दिन में 80 यूनिट्स बनाने हैं तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, बट अगर आप 80 से ज़्यादा यूनिट बना लेते हो तो आपको 60 रुपीज़ के हिसाब से वेजेस मिलेगी, 60 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। ठीक है, और वही कहा गया कि अगर आप 80 पीस नहीं बनाते, तो अगर 80 पीस से कम बनाते हो तो आपको 45 रुपीज़ के हिसाब से वेजेस मिलेगी। तो अब क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसको इस बात की खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनाऊं ताकि मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वेजेस ज़्यादा मिलेगी। एवरेज वर्कर 80 अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा, और जो आपका इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी मोटिवेट होगा कि मैं और अच्छे से टारगेट अचीव करूँ या फिर एफिशिएंटली काम करूँ ताकि मेरी सैलरी कट या मेरी वेजेस कट ना हो। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वर्कर्स में किस चीज़ को लाया गया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को लाया गया। इस टेक्निक के थ्रू क्या किया गया कि वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से काम करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बनी रहे। तो जो मेन एम था वो उसका यही था, क्या कि इम्प्रूव करें हम किस चीज़ को, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, और वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी पे की जाए। सो आप देख लीजिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम ऑफ गिविंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड लोअर वेजेस टू इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ इज नोन एज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या थे, फर्स्ट टू क्लासीफाई एम्प्लॉय एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, मोटिवेट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ कि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, और इनएफिशिएंट को एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज करेंगे ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। सो अब हमारी लास्ट टेक्निक आ गई है, बट नॉट लीस्ट, मेंटल रेवोल्यूशन। देखिए मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे एक मैनेजर होता है जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मेन एम क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अर्न करें ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो सके। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बट लेकिन जब मैनेजर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सोचेगा और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ करने की सोचेंगे तो प्रॉब्लम कैसे होगी, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ से वो प्रॉफिट बढ़ाएगा तो सैलरी कम करने की सोचेगा, और इधर वो अपने सैलरी ज़्यादा चाहते हैं तो वो सोचेंगे प्रॉफिट कम हो जाए तो क्या हुआ, हमें सैलरी सही मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया गया, मेंटल रेवोल्यूशन। इस टेक्निक में बोला गया कि जो मैनेजर हैं और जो वर्कर्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दोनों में से एक भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी तो उनकी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो मेंटल रेवोल्यूशन इज़ कंसर्न विद द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर, कि भाई आपको इस तरह से काम करना है कि दोनों तुम एक ही होकर काम करना है, कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। Both employees and managers should bring constructive changes in their attitude, and they should adopt positive thinking like mutual trust, cooperation and coordination. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस टेक्निक के, इसके ऑब्जेक्टिव था कि हमें ख़त्म करना है किस चीज़ को, स्ट्रेस को, कन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। इसके साथ साथ हमें जो थिंकिंग है किसकी, एम्प्लॉयज़ और
आपके मैनेजर की, उनको भी क्या करना है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ताकि वो एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। तो ये थी टेक्निक्स जो हमें किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी बच्चा। तो इस टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है, इस टेक्निक से एक ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि वो अपने वर्कर्स में एफिशिएंसी लेकर आ पाती है। उसको पता चलता है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद हमें रेस्ट देना है। स्पेशलिटी की बात आ जाती है। इसके बाद वो ये सोचते हैं कि टाइम स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, सिंप्लीफाई कैसे करें किसी वर्क को। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें किसने दी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया तो उससे ये बात तो समझ में आई जाती है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है किस में, टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ग्रोथ मिल सके। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन टेक्निक्स का अच्छे से यूज़ करती है, प्रॉपर यूज़ करती है, प्रॉपर सिचुएशन में यूज़ करती है, तो उसको ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई होप कि बेटा आपको क्लियर हो गया हो कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, हम इनका यूज़ मैनेजमेंट में क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।